आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट 15। मेरे को उस टाइम था ये था कि अपने को वेल्थ क्रिएट करना है कि आई नीड टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ 10 CR 20 CR 30 CR। नहीं तो आपने 2000 रुपए से SIP स्टार्ट करी, 15 साल की उम्र में करी। 8 साल में कितना पैसा बना लिया SIP में? सो SIP मैंने जो 2000 वाली शुरू करी थी उसमें अभी तक मेरा SIP क्या है, मतलब आपके मायने में कैसे काम करता है ये? तो SIP वो एक कंसेप्ट है जो कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते हो और वहाँ पर आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। तो क्या जनरल ऑडियंस के लिए वास्तव में SIP काम करती है या सिर्फ ट्रेडर के लिए काम करेगी? ट्रेडिंग में आप दोनों सिचुएशन होती है, आपकी लूज भी कर सकते हो, आप कमा भी सकते हो। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास 5 साल 10 साल 15 साल का टाइम है तो यू विल क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ। अच्छा, मिडिल क्लास का एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल पिरामिड होता है आइडियली, तो मिडिल क्लास में सबसे पहले जरूरी है इंश्योरेंस। अच्छा, स्टॉक सिलेक्शन जब भी करते हो आप तो क्या परफेक्ट तरीका होता है कि भैया की प्रॉफिट थोड़े हाई बन सके? तो अगर हम बात करें स्टॉक की तो पहला तो उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, मोनोपोली या ड्यूओपोली बिजनेस। सचिन तेंदुलकर है, धोनी जी है, अब वो बोलते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड सही है, पर सही है तो एक ट्रेडमार्क है, ये किसी को पता नहीं है। वो बोलते हैं कि सही है बट वो रिस्क कितना है वो नहीं बताते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है। उसके लिए कौन जिम्मेदार? सर उसके लिए जो जिम्मेदार है ना वो आप खुद हो। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आज के इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात एक मेरे को नजर आई है बात करते वक्त से। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर के साथ में पॉडकास्ट किया है मैंने, बट सेकंड जनरेशन इन्वेस्टमेंट और जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में है वो पहली बार है कोई। क्योंकि सब ऐसे सुना है कि पापा इन्वेस्टमेंट करते थे या स्टॉक ब्रोकिंग में थे या इसमें थे और बिजनेस लॉस हो गया और फिर हम उनको देखे और काम हुआ नहीं। बट पहली बार मैं किसी से मिल रहा हूँ जो सेकंड जनरेशन में है कि आपके फादर ने एक सक्सेस दिखाई इसमें, फिर आपने भी उसमें एक सक्सेस की मुहिम पर हो आप। क्या हाल है सर आपके? थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज आपके साथ मेरे को पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। सो एक्चुअली क्या था, माय ग्रैंडफादर वाज अ टीचर। उसके बाद माय फादर एंड हिज टू ब्रदर्स स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी अराउंड 1989 में। एंड आफ्टर दैट जैसे बचपन में होता है ना कि सबने घर में देखा है शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव होते हुए, और जब एक यूनिक चीज़ दिखती है कि शेयर्स आप बाय सेल कर रहे हो, तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट 15। सो मैं उस टाइम 10th क्लास में था और जो पॉकेट मनी मिलती थी तो मैंने उससे 2000 रुपये महीने की अपनी SIP स्टार्ट करी थी, 2000 पर मंथ। तो मेरे को उस टाइम था ये था कि अपने को जो वेल्थ क्रिएट करना है, जैसे जनरली जो मेरी एज के बच्चे थे उस टाइम वो सब जैसे घूमने जाते थे, तो हम भी घूमने जाते थे, बट एक सेविंग का जो था मेरा इन्वेस्टिंग का कि आई नीड टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ 10 CR 20 CR 30 CR, जो भी उस टाइम पे एक सोचा था। तो आइडियली वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है। 10 करोड़ उस टाइम पे आप सोच रहे हो 15 साल की उम्र में? हाँ, क्योंकि आइडियली क्या है ना, जैसे जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो अभी तक अंबानीज ने वेल्थ क्रिएट करा, टाटाज ने वेल्थ क्रिएट करा, सो दे ऑल ओन इक्विटीज। सो होता क्या था, जब हमारी पुरानी जनरेशन्स थी उनके पास प्रॉपर्टीज होती थी, मेरे मदर या फादर ने मेरे लिए गोल्ड जोड़ा, और सो मी एंड माय नेक्स्ट जनरेशन शुड हैव इक्विटीज इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ। नहीं तो आपने 2000 रुपए से SIP स्टार्ट करी तो आज 15 साल की उम्र में करी, आज आपकी उम्र कितनी है? 23, सो आई विल बी 24 ऑन 31 दिसंबर। 8 ईयर अप्रॉक्स 8। 8 साल में कितना पैसा बना लिया SIP में? सो SIP मैंने जो 2000 वाली शुरू करी थी उसमें अभी तक मेरा 1,92,000 इन्वेस्ट हुआ है, और मेरा उसका करंट वैल्यू डेट इज अराउंड 4 लाख 5 लाख। जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो है डेट इज अराउंड 30। 4 गुना के आसपास हो गया है, मतलब ये ऐसा भी मतलब। तो आज अगर कोई इन्वेस्ट करे अगर 2000 रुपए तो शायद 20 साल की उम्र में वो लगभग 20 साल बाद लगभग लगभग 2 ढाई करोड़ रुपए बना लेगा कंपाउंडिंग पे। अप्रॉक्स। सो आइडियली अगर आप 10,000 की SIP शुरू करते हो, 18 ईयर्स पे अगर आप कंपाउंड करते हो एट द रेट ऑफ 12%, तो कहीं ना कहीं वो बंदा 1 CR बना लेता है। 1 CR के आसपास। 1 CR के आसपास फ्रॉम द SIP ऑफ रुपीज 10,000। SIP क्या है, मतलब आपके मायने में क्या है, कैसे सर काम? एक्चुअली ना SIP कंसेप्ट है। तो अगर आप सपोज जिम जा रहे हो, वहाँ पर आप थोड़ा इंप्रूवमेंट कर रहे हो डेली, तो आपकी कंपाउंडिंग हो रही है। सेम वे अगर आप अपना कोई बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपकी SIP सिस्टमैटिक तरीके से आप कंपाउंड कर रहे हो। तो SIP वो एक कंसेप्ट है जो कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते हो और वहाँ पर आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि मतलब लोगों से पैसा लिया जाता है और लोगों का पैसा फिर कंपनी बड़ा पैसा बनाती है, फिर उसमें से कुछ पैसा आपको दे देती है। सो आइडियली क्या है, सपोज मैं एक एग्जांपल दूं क्लासरूम का। हमारी एक टीचर होता है और 40 बच्चे होते हैं। अब जो टीचर है वही 40 बच्चों को कंट्रोल करता है, कोई बच्चा तेज होता है, कोई बच्चा होशियार होता है। सेम हमारा इन्वेस्टर्स के साथ है कि इन्वेस्टर कोई होशियार होता है, कोई थोड़ा निकम्मा होता है कि जो इन्वेस्ट नहीं करता। सेम क्या होता है, जब सपोज 40 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है एक, और सबने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके दिया अपने टीचर को। सो टीचर इज अ फंड मैनेजर हेयर। और फंड मैनेजर क्या करता है, वो आगे जाके उन स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट में, बॉन्ड में, गोल्ड में, ETF में। तो वहां से जो रिटर्न जनरेट होता है उसके बाद वो सारा पास ऑन कर देता है टू द स्टूडेंट्स।
अच्छा, 15 साल की उम्र में आपको क्या समझ में आता था कि ट्रेडिंग क्या है? पापा ने समझाया आपको या गूगल किया? सी मैं उस टाइम ट्रेडिंग नहीं समझता था, मैं उस टाइम इन्वेस्टिंग समझता था। क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया से हम लोग कहीं न कहीं थोड़ा-सा दूर थे उस टाइम। बट जैसे मैंने अपना 12th क्रॉस करा, आफ्टर दैट आई डिड अ कोर्स जिसमें मैंने ट्रेडिंग सीखा। तो ट्रेडिंग से मेरे को ये समझ में आया कि जो चीज़ शॉर्ट टर्म में आपको अर्न करनी है, जैसे अगर आप मैं रिलायंस का शेयर की बात करूँ, सपोज़ आज ₹2,500 है और ₹2,500 की अगर मैंने सेम डे ट्रेड करना है और मेरे को ₹50 मिल रहे हैं, सो दैट इज़ ट्रेडिंग। कि शॉर्ट टर्म में अगर मेरे को प्रॉफिट कमाना है तो मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। जैसे कोई बिज़नेसमैन है, वो कुछ सामान बेचता है तो वो ट्रेडिंग होती है। बट इन द लॉन्ग टर्म अगर आपको कंपाउंडिंग वेल्थ क्रिएट करने, सो आई गेस इन्वेस्टिंग इज द मेन थिंग। पर इन्वेस्टिंग तो तब होगी ना जब आपके पास बहुत मोटा पैसा होगा। मतलब अगर 5-10 लाख रुपए तो क्या इन्वेस्ट करोगे आप? सी आप जो इन्वेस्टमेंट है वो ₹500 से भी शुरू कर सकते हो। नहीं। सो आई गेस जो एसआईपी है आपका, वो इंडिया में जो सेबी ने बता रखा है कि ₹500 महीने से आपका एसआईपी शुरू हो जाता है हर महीने। पर क्या मिलेगा एक बात बताओ ना हर सी मतलब पॉडकास्ट देखो मैं इस पॉडकास्ट क्यों करता हूँ क्योंकि लोगों को रियल बात पता रियल बात चले बताना, यस। कि 500 रुपए में वो अगर करेगा भी सही तो क्या मिलेगा उसको? सी अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, तो अब इकट्ठा आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो आइडियली क्या होता है, आप ईएमआई के थ्रू जाते हो, तभी आपकी वो इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपको 2 करोड़ का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो आपको एसआईपी का जो रूट है, जो थोड़ा-थोड़ा हर महीने आप इन्वेस्ट करते हो, उसके थ्रू आपका इन्वेस्ट। चलो 500 रुपए किसी ने स्टार्ट किया। कल मेरे से एक लड़की पूछ रही थी यहाँ बेटी कि भैया अभिषेक मैं अगर इन्वेस्ट करूँ 500 हज़ार रुपए 2000 रुपए तो क्या मिलेगा मुझे? तो आप ही बताओ उसमें आज 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 500 रुपए 20 साल के लिए करते हैं। हाँ। कितना मिलेगा? 20% मान लेते सी आइडियली मैं अगर बात करूँ 80% ऑफ द इंडियंस की, तो हमारा जो सैलरी पैकेज है या जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है, वो कहीं न कहीं 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बीच में हमारी नॉर्मल सैलरी है। तो अगर आप असली इन्वेस्टर हो, तो आइडियली यू शुड इन्वेस्ट दैट मच कि आपको रिस्क लेने में मज़ा आए। ठीक है? अगर आप ₹500 की बात कर रहे हो, तो ₹500 उस बंदे के लिए है जो अर्निंग ही हमारी 10,000 या 15,000 कर रहा है, स्टूडेंट के लिए। बट अगर मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मैं अगर मेरी सैलरी या मैं जॉब कर रहा हूँ और 1 लाख रुपए पर मंथ मेरी सैलरी है, तो आइडियली आई शुड इन्वेस्ट 20 टू 30% ऑफ द इनकम। अगर मैं 20 से 30% कर रहा हूँ और फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ ओन करता हूँ। क्या सच्ची में होता है क्या? मतलब मैं तो दीपक वाधवा जी के साथ भी किया था एक एक हाँ। पॉडकास्ट। तो उन्होंने उनका कुछ अलग पर्सपेक्टिव था। आपका कुछ अलग पर्सपेक्टिव आ रहा है। तो क्या जनरल ऑडियंस के लिए वास्तव में एसआईपी काम करती है या सिर्फ ट्रेडर के लिए काम करेगी? सी जो ट्रेडर वाला माइंडसेट होता है, वो होता है कि आपने आज कमाया और आज आपको घर लेकर जाना है। ट्रेडिंग में आप दोनों सिचुएशन होती है, आपकी लूज़ भी कर सकते हो आप, कमा भी सकते हो। दोनों सिचुएशन होती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास 5 साल, 10 साल, 15 साल का टाइम है, तो यू विल क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ। एलआईसी क्यों नहीं करेंगे फिर? सी एलआईसी जो है, वो एक इंश्योरेंस का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो उसकी एक्चुअल फुल फॉर्म है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी का इंश्योरेंस कंपल्सरी है। अगर मेरी जो बॉडी है, मेरे को कुछ होता है, तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कंपल्सरी है। तो अगर आप एलआईसी को एज़ अ रिस्क कवर देखते हो कि मेरे को अगर कुछ हो गया और मेरी जो फैमिली है मेरे पीछे, उसको कुछ पैसा मिल जाए, तो आइडियली जो एलआईसी है या इंश्योरेंस जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो उसके लिए है। अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, सो यू शुड गो प्योरली थ्रू म्यूचुअल फंड्स रूट या फिर आपका शेयर मार्केट रूट। अच्छा 3 बातें हो गई यहाँ पे मतलब जैसे मान लो मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान है जो ट्रेडिंग वेडिंग में बिलीव नहीं करता, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो मैं इन्वेस्ट या तो एसआईपी के थ्रू कर सकता हूँ या फिर उसी को एक अदर फॉर्म में मैं बोल सकता हूँ एलआईसी में डाल देता हूँ। 2 उसमें भी गारंटीड प्लान होते हैं और फिर रिस्क कवर भी हो जाता है। तो मेरे लिए 2 चीज़ हो गई और तीसरा हो गया एक ट्रेडर। तो ट्रेडर ट्रेडर तो छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, प्लस एलआईसी भी ले सकता है और ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो उसके लिए तीनों काम हो गए। तो एज़ ए आम इंसान मेरे लिए तो ट्रेडिंग फ़ायदेमंद नहीं है ना? सी आम इंसान के लिए ट्रेडिंग इसलिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि अगर उसको वो टाइम नहीं दे सकता अपने बिज़नेस को या मार्केट को, तो उसके लिए ट्रेडिंग बेकार है। बट एज़ अ इन्वेस्टर यू शुड ऑलवेज़ हैव 3 थिंग्स। पहला आपका जो पिरामिड होता है, वेल्थ पिरामिड, तो पहला होता है कि आपका सेफ्टी वाला जो एक बेल्ट है वो पूरा होना चाहिए। आइडियली उसमें इंश्योरेंस आता है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर हमारा कोई भी एक जिससे हमारा जो रिस्क है वो मिटिगेट हो रहा है हमारा। सेकंड लेवल पे जो आता है वो हमारा आता है इन्वेस्टमेंट्स, कि हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस बच रहा है। आइडियली अभी इंडिया में क्या यूज़ होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। क्योंकि पहले हम खर्चा करते हैं, बाद में पैसा बचाते हैं। बट आइडियली क्या होना चाहिए, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, कि पहले हमने कुछ पैसा सेव करा, उसके बाद हमने एक्सपेंसेस करे। तो सेकंड जो आपका लेवल है वो ये आना चाहिए। थर्ड आपका लेवल आना चाहिए वेल्थ क्रिएशन। जब आप एक सरप्लस पे पहुंच गए हो कि अब मेरा जो है, मतलब मेरा पैसिव इनकम इस पोर्टफोलियो से बिल्ड हो सकता है, उसके बाद आपको आइडियली जाना चाहिए वेल्थ क्रिएशन पे। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको जाना है, अगर आपको कोई स्टॉक आप ओन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अभिषेक जी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा, तो अगर आपको उसके बारे में टेंशन है कि मेरा स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा, तो फिर आप एक इन्वेस्टर नहीं हो। बट अगर आपको डर नहीं है कि मेरा जो मैंने पैसा लगाया वो 15-20 साल के लिए मैं भूल सकता हूँ। रिसेंटली मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था, अभी उसमें किसी के फादर ने 1 लाख रुपए के जेएसडब्ल्यू स्टील लेके छोड़ दिए थे और आज अभी इंस्टाग्राम पे वो सरफेस हो रहा है एज़ ऑन टुडे कि उसकी वैल्यू 80 सीआर है। तो अगर उनके फादर ने वो शेयर्स लेके उनको बता दिया होता है कि मेरे पास ये शेयर्स हैं, तो उनका बेटा उनको डेली ट्रैक करता है या उनको डेली सेल कर देता। बट एनॉर्मस वेल्थ तभी क्रिएट होते हैं जब आप उसको लंबा टाइम। क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हो वास्तव में? मतलब रियल में कि भैया कि जैसे अभिषेक व्यास के पापा ने इन्वेस्ट किया था और अभिषेक व्यास से आप मिले और अभिषेक व्यास के पास 80 करोड़ रुपए हैं।
अभी रियल मिले क्या? मैं ऐसे बंदे से नहीं मिला, बट मैं ऐसे बंदे से ज़रूर मिला हूँ जिसने 2000 के टाइम पे इन्वेस्टिंग शुरू करी हो इन द ईयर 2000 एंड इन 2025 उसके पास एक एनॉर्मस वेल्थ है। उसने 10,000 के एसआईपी से शुरू करा और आज उसका अप्रॉक्स 2 ईयर का पोर्टफोलियो है। पर सन 2000 में 10,000 की एसआईपी करने वाला ही अपने आप में एक अमीर आदमी अपने आप में एक अमीर मान, यस। सो मैं उस ऐसे पर्सन से ज़रूर मिला हूँ। तो नॉर्मल बात करता हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया सिर्फ एक भ्रम है या फिर मतलब सब हम फैला रहे हैं या फिर वास्तव में किसी को पैसे भी मिले हैं। क्योंकि मैं आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिला अभी तक। अब जिस दिन मिलूँगा उस दिन मैं बात कर पाऊँगा सॉलिड तरीके से कि भई हाँ, इसके पापा ने दिए थे पैसा और इसके पापा ने इन्वेस्ट किया था और आज ये करोड़पति आदमी मेरे सामने बैठा है। सी आइडियली क्या होता था ना, हमारी जो पहले जो फादर की या ग्रैंडफादर की सोच थी वो थी कि रियल एस्टेट ले लो, गोल्ड ले लो। आइडियली इक्विटीज जो थे वो ओन करने वाले सिर्फ 1% थे, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसेस है टाटा, बिरला, अंबानी, इन्होंने ही अपना इक्विटीज में ओन करा। धीरे धीरे इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म कि हम वहाँ पर इक्विटीज ओन कर रहे हैं। तो जब आप आज वाली जनरेशन, जैसे सपोज मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मेरे फादर ने मेरे लिए इन्वेस्ट करा, तो आइडियली आप 10 साल के बाद उस बंदे से ज़रूर मिल सकते हो जिसके फादर ने इन्वेस्ट करा और आप उसके बाद उनसे। क्योंकि मैं तो मैं ऑलमोस्ट 300-400 पॉडकास्ट कर चुके हैं, शायद कोई ना कोई टकरा ही जाएगा तो देखते मिलेंगे। बट आपने 3 बातें बोली, एक होता है ट्रेडिंग, होता है एक इन्वेस्टमेंट और एक होता है वेल्थ क्रिएशन। अच्छा, ट्रेडर कितने पैसे कमाता है साल के? इन्वेस्टर कितने पैसे कमाता है साल के? और वेल्थ वाला है, वो कितने पैसे कमाएगा साल के? सी ट्रेडर का डिपेंड करता है आपका जो आपने कॉर्पस इन्वेस्ट करा। अगर मैं सपोज टाटा या बिरला की बात करूं, अगर वो भी एक ट्रेडिंग बिजनेस में है या वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में है, तो अगर आप जितना ज़्यादा कैपिटल लगाओगे उतना आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो अमाउंट। अमाउंट इन द ट्रेडिंग बिजनेस। क्योंकि ट्रेडिंग में 3 टाइप की है, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग और एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब कोई भी ट्रेडिंग हो, मतलब ट्रेडिंग की बात करेंगे, ट्रेडिंग में एक साल में एक ट्रेडर कितने पैसे कमाता सी आइडली अगर एवरेज अगर 1 to 2% आप मंथली निकालते हो एज ए ट्रेडर, तो आई थिंक दैट इज गुड। सो अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाया और अगर आप 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हो ट्रेडिंग से पर मंथ, तो आइडियली साल का हुआ 12 लाख से लेकर 24 लाख के बीच में। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड ट्रेडिंग बिजनेस। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप एक साथ तो अपना पैसा नहीं लगा रहे, क्योंकि एसआईपी की अगर बात करें तो वो दैट इज इन्वेस्टिंग और आप धीरे धीरे अपना पैसा लगा रहे हो। तो आइडियली अगर आपने 3 टाइप के उसमें फंड्स होते हैं हमारे, एक होता है डेट फंड, एक होता है हाइब्रिड और एक होता है इक्विटी। अगर हमने तीनों का मिक्सचर बनाया पोर्टफोलियो, तो अगर आपको 12 to 14% का रिटर्न मिल रहा है इन द इन्वेस्टमेंट, दैट इज बेटर देन आपका एफडीज एंड अदर प्रोडक्ट्स। 12%, मतलब 1 करोड़ रुपए वापस 12 लाख के 12 लाख आसपास, रुपए आपने महीने जो साल कि का। शांति से है। बट जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, ही हैज टू सिट ऑन द डेस्क, कंप्यूटर पे उसको बैठना है और फिर उसको ट्रेड करना। और वेल्थ? वेल्थ क्रिएशन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल का पार्ट है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको शांति चाहिए और आपको पोर्टफोलियो में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो गो टू द म्यूचुअल फंड्स रूट। और अगर आपको लंबा कंपाउंडिंग वेल्थ बनाना है, जैसे अभी हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो डिफेंस सेक्टर का एक फंड है हमारा, मोतीलाल डिफेंस इंडेक्स फंड। तो आइडियली क्या था, जो डिफेंस के शेयर्स थे उसमें लोग डरते थे कि हम डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट करेंगे हमारा पैसा डाउन आ जाएगा। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, गो फॉर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट और लंबे टाइम के लिए, नॉट कि आपने 1-2 साल के लिए पैसा डाला और आपने उसको निकाल लिया। कुल मिला के अगर कोई रिस्क टेकर है, मतलब अगर 1 करोड़ रुपए है तो 1-2 लाख रुपए बना पाएगा। 1 करोड़ रुपए पहले चाहिए। चाहिए। 1 करोड़ रुपए अपने आप में आज बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि छोटी बात है। क्योंकि कल मैंने एक सीए के साथ पॉडकास्ट किया तो उन्होंने बताया कि 140 करोड़ में से सिर्फ 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। ठीक है, उसमें से भी कुछ परसेंटेज ऐसा है जो करोड़ों के ऊपर है। तो 1 करोड़ रुपए अभी भी, मतलब एज़ पर गवर्नमेंट डेटा, ब्लैक मनी की बात नहीं करेंगे। हाँ, एज़ पर गवर्नमेंट डेटा सर, अभी 90% ऑफ द ट्रेडर्स पैसा लूज़ कर रहे हैं, सिर्फ 10% कमा रहे हैं। और वो 10% भी कौन से वाले हैं, जो आपके बड़े ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल या जो जिनके पास अच्छा पैसा है। तो आइडियली रिटेल इन्वेस्टर अगर अपना पैसा डालता है डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट, तो वो अपना पैसा लूज़ कर रहा है। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे तो ड्रीम 11 के यूज़र्स ज़्यादा हैं, म्यूचुअल फंड के यूज़र्स कम है और स्टॉक मार्केट में थोड़े से ज़्यादा है। तो आइडियली कहीं न कहीं जब पहले इक्विटी मार्केट को लोग सट्टे की तरह देखते थे कि वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा पैसा लूज़ हो जाएगा। आइडियली आज कहीं न कहीं जो क्रिप्टो है, उसको जो डेफिनेशन है कि इक्विटी, पहले उसको सट्टे की तरह देखते थे, नाउ इक्विटी इज़ अ इन्वेस्टमेंट। या फिर कमिंग टुवर्ड्स जो क्रिकेट फैंटेसी जो आजकल वो चल रहे हैं प्लेटफॉर्म्स, या कोई क्रिप्टो चल रहा है, दैट इज़ आजकल वो जो एक वर्ड यूज़ होता है कि वो हमने पैसा डाला और हमारा खो सकता आपने बोला 90%, करेक्ट? है। 90%, दिस इज़ द डेटा ऑफ द सेबी। दीपक वाधवा जी ने बोला है मेरा डेटा करेक्ट है, 93% लूज़ करते हैं। 93, सो आइडियली सिर्फ 7% लोग कमाते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, आपके मायने में समझते हैं। ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग बिगिनर के लिए क्या होती है? सर अगर जैसे आपने कहा कि डॉक्टर की हम बात करें, तो डॉक्टर पहले 5 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद फिर वो अपना सर्जरी करते हैं या एडवाइस करते हैं। सीए की बात करें तो सीए की पहले 4 साल 5 साल की पढ़ाई होती है, उसके बाद वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारे इंडिया में क्या माइंडसेट है, आज मैंने 1000 रुपए डाला, कल मेरे को 2000 रुपए चाहिए, या आज मैंने लाख डाला, कल मेरे को 2 लाख की कमाई करनी है। सो ट्रेडर का जो माइंडसेट है ना, वो होना चाहिए, अगर आपने पढ़ाई करी है ट्रेडिंग की, जैसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखा है, उसकी प्रॉपर पढ़ाई करी है, उसके बाद आप ट्रेडिंग करते हो,
तो आप आइडियली एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। मतलब कितने रुपए की जरूरत है? कोई स्टूडेंट है आज, मतलब वो ट्रेडिंग सीख तो रहा है। इंडिया में जो कोर्सेज हैं, अगर हम ऑनलाइन की बात करें, यूडेमी या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अपनी भी खुद की अकेडमीज हैं, तो वहाँ पर जो कोर्सेज है वो 30,000 से शुरू हो जाते हैं आपके, और आइडियली दे गो अप टू 3 लाख 5 लाख। 3 से 5 लाख जा सकता है। अच्छा, स्टॉक सिलेक्शन जब भी करते हो आप, तो क्या परफेक्ट तरीका होता है कि भैया कि प्रॉफिट थोड़े हाई बन सके? ऐसा कोई तरीका है आपके सर पास? आई गेस इसमें ना इंडस्ट्री में 2 अप्रोच ज़्यादा चलती है हमारी, एक टॉप डाउन और एक बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो अगर हम बात करें स्टॉक की, तो पहला तो उसका बिज़नेस अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मोनोपोली या ड्यूओपोली बिज़नेस, जैसे हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक की, नॉट अबाउट बीएससी, बीएससी के स्टॉक की, तो वो ड्यूओपोली बिज़नेस है, क्योंकि इंडिया में 2 ही आपके एक्सचेंज है। आइडली जो आपका स्टॉक आप जिसमें सिलेक्शन कर रहे हो, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए उसका, ठीक है? थर्ड चीज़, जो कंपनी है उसके प्रमोटर्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर अभिषेक व्यास जी कोई कंपनी ओन करते हैं, तो मैं तभी अभिषेक जी को पैसा दूँगा जब वो एक मेरे को फाउंडर पे कन्विक्शन है कि वो फाउंडर क्लीन तरीके से काम करता है, बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा है, और उन्होंने आज तक कोई उनका कहीं नाम नहीं आया किसी भी स्कैम में, किसी भी फ्रॉड में। जो दूसरा कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो कंपनी के ऊपर डेट कम होना चाहिए हमारा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में कुछ मोनोपोली कंपनीज़ जो हैं, कैम्स है, एनएससी है, बीएससी है, के फिनटेक है, या फिर जो हमारा एएमसी बिज़नेस है कोई भी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़। दीज़ आर कंपनीज़ जिसमें आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ सिंपल, और एक और बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर है, धोनी जी है। अब वो बोलते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड सही है, पर सही है तो एक ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क। ये किसी को पता नहीं है, करेक्ट? हज़ारों करोड़ों लोगों को नहीं पता होगा कि सही एक ट्रेडमार्क है। अब जब उन वो बोलते हैं कि सही है, बट वो रिस्क कितना है, वो नहीं बताते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है। उसके लिए कौन ज़िम्मेदार? सर उसके लिए जो ज़िम्मेदार है ना, वो आप खुद हो। क्योंकि अगर आप अपना ₹100 लगा रहे हो, और ₹100 आपने अगर अपना रिस्क समझ के नहीं लगाया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। अगर मैं 23 साल का हूँ और आज मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे पास आइडियली लॉन्ग टाइम है कि 10 साल 15 साल के लिए, और मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं इक्विटी फंड में जाऊँगा, ठीक है? और अगर मैं कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 40 साल का पर्सन है, 40 इयर्स की उसकी एज है, और वो समझता है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना ज़्यादा, तो आप हाइब्रिड फंड के साथ जाओ। हाइब्रिड फंड का मतलब है जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता। और अगर आप बिल्कुल ही ऐसे इन्वेस्टर हो कि आप कंज़र्वेटिव हो, क्योंकि देखो सबके बारे में कहते हैं ना, सबको सबका सच दिखता है, और सब अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। मैं अभिषेक जी के बारे में कुछ करूँगा या बताऊँगा, तो उनको ज़्यादा नहीं पता चलेगा। मेरे बारे में आप बताओगे तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को आपसे ज़्यादा जानता हूँ। तो जो रिस्क होता है, जैसे आपने कहा कि धोनी ने कहा, सचिन ने कहा कि म्यूचुअल फंड सही है, या रोहित शर्मा ने कहा, तो म्यूचुअल फंड सबके लिए सही है, बट कौन-सा फंड सही है, ये आइडियली एज़ अ इन्वेस्टर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। करेक्ट। अच्छा, अभी आपने बोला ना कि अभिषेक जी की, अगर मेरे को अभिषेक जी के बारे में पता करना हो और उनके बाद वो सब क्लीन हो, तो मैं उनमें इन्वेस्ट करूँगा। तो फाउंडर्स ड्रीम हमने स्टार्ट इसलिए किया है, ताकि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके फाउंडर को बाहर लेके आया जा सके और वो अपनी स्टोरी आउट कर सके। और जिस तरह के सवाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक लेमन लैंग्वेज में कि यार ये होता है, नहीं होता है, आप सही से बताओ। तो उससे क्या है, क्लियर आइडिया लग जाता है कि यार ये बात सही हो सकती है, बात गलत हो सकती है। फिर ऑडियंस के ऊपर है कि वो कितना सही लेती है, गलत लेती है, या फिर प्रोडक्ट को चूज़ करती है, नहीं करती है, फिर उनके ऊपर रिस्क। जैसे म्यूचुअल फंड सही है, हमने बता तो दिया, बट रिस्क इनके ऊपर है। सो रिस्क देखो, फिर हम वही बात करते हैं, वो इन्वेस्टर के ऊपर है आइडियली, क्योंकि रिस्क आप कितना ले सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है ना? मेरे को गाड़ी अगर 200 की स्पीड पे चलानी है, तो मैं 200 की स्पीड पे चलाऊँगा, और ऐसे-ऐसे लोग भी हाईवे पे जो 50 से 100 की स्पीड पे चलाते हैं। सो आइडियली जो आपकी इन्वेस्टिंग है, दैट इज़ लाइक ड्राइविंग अ कार। तो अगर आप जैसे हाईवे दिल्ली टू बॉम्बे आपने जाना है, तो उसके 4 या 5 रूट हैं। अगर आपने एयरप्लेन से जाना है, तो उसमें रिस्क भी है, क्योंकि आप हवा में उड़ रहे हो, तो 2 घंटे में पहुँच जाओगे। ट्रेन से जाओगे तो 24 घंटे में। आजकल दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे बन गया, दिल्ली बॉम्बे वाला, तो आप 12 घंटे में पहुँच जाओगे। तो रिस्क की कैपेसिटी आपके ऊपर है। आइडली सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं और सारे प्रोडक्ट बेकार हैं। मेरे लिए हो सकता है इक्विटी अच्छा हो, मेरे लिए एफडी बेकार हो। अगर कोई 60 साल का पर्सन है, 60 जिनकी एज है, तो उनके लिए हो सकता है एफडी अच्छी हो और उनके लिए इक्विटी खराब हो। अभिषेक जी मिडल एज में हैं, तो हो सकता है अभिषेक जी के लिए इक्विटी भी अच्छा हो और एफडी भी अच्छा हो। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए कौन-सा फंड अच्छा है। अच्छा, तो एसआईपी जो है, वो लोग समझते हैं कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। पर क्या है एसआईपी? सर एसआईपी इज़ अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग। एसआईपी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट। नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड इज़ अ प्रोडक्ट। तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। आइदर यू कैन गो थ्रू द एसआईपी रूट, और यू कैन गो थ्रू द लंप सम रूट। मैं सिंपल आपको एक भाषा में समझाता हूँ। बैंक के बारे में सब जानते हैं। हमारे इंडिया के 4-5 बड़े बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फॉर एग्जांपल, और भी बड़े बैंक्स हैं। तो बैंक में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, कि आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा अमाउंट फिक्स्ड डेट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। रिटर्न आपको सेम मिलेगा 7 टू 8% डिपेंडिंग ऑन द बैंक। अगर सीनियर सिटीजन हो तो हाफ अ परसेंट एक्स्ट्रा। दूसरा तरीका जो है बैंक में इन्वेस्ट करने का, वो है एफडी रूट, कि मैंने इकट्ठा मेरे मेरे पास पैसा आया कहीं से, मैं बैंक में जाके मैनेजर को बोला कि मेरी एफडी कर दो आप, ठीक है? अब म्यूचुअल फंड भी सेम तरीके से है। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो एक तो है एसआईपी वे, और एक है आपका लंप सम। तो ये दिस इज़ द डिफरेंस। कहाँ जाए आदमी, कहाँ जाए? मतलब सबसे पहले क्या करे? कल मेरे को किसी ने सवाल पूछा, किस जगह पे जाना है, मतलब एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ जाएँ?
सी वो आपको डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनेशन क्या है। अगर मेरे को जल्दी पैसा बनाना है, नहीं, नहीं मतलब एप्लीकेशन पे कहाँ जाए? मोबाइल एप्लीकेशन पे किस पे जाए? बैंक पे कहाँ लॉगिन करें? अच्छा कहाँ लॉगिन करें? सो आइडियली इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? तो एसआईपी में आप 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है डायरेक्ट रूट, जैसे जो कंपनीज़ है एएमसी हमारे इंडिया में भी 45 टू 46 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो आप डायरेक्टली या तो इनकी वेबसाइट पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। वेबसाइट पे चले गए, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर वहाँ पर आपको पहला जो स्टेप है अपना केवाईसी बनाना पड़ेगा। केवाईसी के अंदर 3 चीज़ आती है आपकी। पहला आपको पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और तीसरा आपके पास कैंसल चेक होना चाहिए ठीक है। कि आपकी बैंक की जो डिटेल्स है वो कंप्लीट हो। अगर आप अपना केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे, तो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपका दूसरा स्टेप आता है फटका करने का। फटका? फटका का मतलब होता है कि मारना? नहीं, नहीं, नहीं। तो फटका एक टर्म यूज़ होता है कि आप जो इनकम है अपनी जो किस सोर्स से आ रही है, जैसे बिज़नेस के सोर्स से आ रही है, सैलरी के सोर्स से आ रही है। दूसरा वहाँ पर पूछते हैं कि आप इंडियन सिटीज़न हो या एनआरआई सिटीज़न हो। तीसरा वहाँ पर वो पूछते हैं कि जो आपका नेटवर्थ है आज की डेट में क्या है। तो आपको कुछ वहाँ पर डिटेल्स अपनी भरनी पड़ती हैं। तो दिस इज़ द सेकंड स्टेप आफ्टर फैटका, मतलब आफ्टर केवाईसी। सॉरी, जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो आता है हमारा इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस, कि जो मेरे को फंड चूज़ करना है। आइडियली म्यूचुअल फंड में 3 तरीके के मेजर जो कैटेगरीज़ है, डेट, हाइब्रिड एंड इक्विटी। तो अगर मेरे को लंबे टाइम के लिए पैसा बनाना है तो आई विल गो फॉर द इक्विटी रूट। मेरे को अगर मीडियम रिस्क लेना है तो मैं आई विल गो फॉर द हाइब्रिड। अगर मेरे को बैंक एफडी से बेटर रिटर्न चाहिए या फिर थोड़े टाइम के लिए पैसा रखना है, सो आई विल गो विद द डेट फंड। डेट फंड के लिए जाओगे। अच्छा, आपने नेटवर्थ की बात करी, किसी भी आदमी की नेटवर्थ कैसे डिसाइड होती है? सी आइडियली दो हमारे जो मेन हिस्से हैं नेटवर्थ के वो हैं असेट्स और लाइबिलिटीज। असेट्स का मतलब है मैंने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करी, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, तो ये मेरे सारे असेट्स हैं। लाइबिलिटीज का मतलब होगा मैंने कोई भी लोन लिया, कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन। तो जब मेरे असेट्स मैं माइनस करता हूँ लाइबिलिटीज से, तो मेरा नेटवर्थ का फिगर आ जाता वो खुद निकालना पड़ेगा आपको। है। या फिर आप अपने सीए की हेल्प ले सकते हुँ। और गूगल पे पब्लिश कर सकते हैं कि अभिषेक गैस की नेट 1000 करोड़ है, हो। और सो वो वही शो करेगा। वो शो करेगा। एंड अभिषेक जी हैज क्रिएटेड अ गुड वेल्थ। अच्छा, इंश्योरेंस पे लोग भरोसा क्यों नहीं करते? कंप्लेन की वजह से भरोसा नहीं करते हैं या फिर समझदारी की कमी है? सी उसके भी 2 हिस्से हैं कि पहला तो लोग इंश्योरेंस को समझते हैं कि या तो हम उसको एज़ अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ले रहे हैं, कि जैसे लोग आजकल कहते हैं कि मैंने अभी मेरा डॉटर या सन है तो मेरा वो अगर अभी 1 साल का है फॉर एग्जांपल चाइल्ड, और वो 18 ईयर्स में जब वो जाएगा तो मेरे इंश्योरेंस से मेरे को पैसा मिलेगा। जैसे आजकल जो बैंक्स होते हैं वो मिस सेलिंग करते हैं, क्योंकि बैंक्स को टारगेट दिया जाता है जो एम्प्लॉइज़ होते हैं नीचे कि आप इंश्योरेंस को सेल करो। तो आइडियली जो मिस सेलिंग होती है वो एक तो होती है इंश्योरेंस के पार्ट पे ग्राउंड लेवल पे, ठीक है? तो जब इन्वेस्टर को पता चलता है कि मेरे को अगर 1 लाख रुपए मतलब झूठ बोल के बेचा गया है, कि पहले उन्होंने बोला कि मैं वो आपका इन्वेस्ट होगा, बट मेरे को इंश्योरेंस का प्लान बेच दिया गया। तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो बॉटम लाइन है, वो जो इन्वेस्टर है, जो लेमैन रिटेल इन्वेस्टर है, उसका कहीं न कहीं भरोसा टूट जाता है। दूसरा है जो इंश्योरेंस को लोग एज़ अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ना देखें, उसको देखें एज़ अ रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन का मतलब है कि प्योर प्ले अगर हर्ष गुप्ता अपनी फैमिली का सोल ब्रेड अर्नर है या सोल मैं अर्निंग मेंबर हूँ अपनी फैमिली का, ठीक है? तो अगर मेरे को कुछ हो गया, तो मेरी फैमिली का जो एक लाइफ़स्टाइल है, देखो कोई भी जैसे अब अभिषेक जी एक जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, अभिषेक जी या जो गाड़ी चलाते हैं, उससे नीचे वो नहीं आना चाहते। एक जो लाइफ़स्टाइल है वो मेंटेन करना चाहते हैं। सेम वे क्या होता है जो मेरी फैमिली का लाइफ़स्टाइल बन गया, आइडियली वो मेरी अर्निंग की वजह से बना। अगर मेरे को कुछ हो गया, तो जो मेरी फैमिली का लाइफ़स्टाइल है वो एज़ इट इज़ चलता रहे, इसके लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, मैंने एक भी वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले कि जो आपने बोला ना कि साइन करवा देते हैं, तो मैं हमेशा मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से बात बोलता हूँ कि किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले कम से कम उसको 50 बार पढ़वाओ। अपने बेटे से पढ़ाओ, अपने घर और रिश्तेदारों से पढ़ाओ कि यार इंश्योरेंस का पेपर है कि इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं कि एफडी करवा रहे हैं, आरडी करा रहे हैं। गाँव वाले सबसे ज़्यादा फँसते हैं इसमें बैंकों में। वहाँ पे बैंक्स के जो एजेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनको परेशान करते हैं कि यार सर कोई नहीं, ये तो एफडी है। और वहाँ पे विश्वास पे कितना बड़ा धोखा होता है, वहाँ का ब्रांच मैनेजर जिस पे टारगेट होते हैं, वो विश्वास में ले लेगा आपको कि अरे भाई साहब कुछ नहीं होता है, आप तो कराओ, मैं हूँ ना, टाइम घटे नहीं जाऊँ। 15-10 साल बाद तो वो तो खुद रिटायर होने वाला है, या 3 साल बाद वो तो रिटायर होने वाला है, और फिर उस वो आदमी कभी मिलता भी नहीं है। फिर उसके बाद में एक और टॉप ऑफ द बंदा आता है, बोलता है कि यार सर हम सेट कर देंगे, कुछ नहीं है, जबकि उसके बेचारे का पैसा लॉस में ही जाता है। तो इट वाज़ ए मतलब हाई अलर्ट, गवर्नमेंट के भी पास भी जानी चाहिए बात कि इस तरह की मिस सेलिंग को रोका जाए 100%। मतलब बैंकों पे सेल्स का प्रेशर नहीं होना चाहिए। बैंकिंग सिर्फ़ बैंकिंग के लिए होनी चाहिए। सो आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए, मतलब आपकी बात को और एक्सटेंसिव लेते हुए कि मिस सेलिंग हो जाती है। आपने एक बात बोली कि आज कोई बंदा बैंक में है, वो 10 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। सो आइडियली ना इंडिया में एक वर्ड यूज़ होता है सारथी। जैसे मैं आपको अर्जुन का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब अर्जुन जी के पास ऑप्शन आया था कि उनको नारायणी सेना चूज़ करनी है या कृष्ण जी चूज़ करने हैं, तो उनके पास ऑप्शन था कि वर्ल्ड की बेस्ट सेना वो चूज़ कर सकते हैं, बट उन्होंने किसको चूज़ करा? कृष्ण जी को। तो आइडियली उनके जो एडवाइज़र थे, अर्जुन के एडवाइज़र कौन हो गए? कृष्ण जी। सो अगर आप धोनी की बात करो, सचिन की बात करो, अगर कोई भी बंदा बड़ा बनता है ना, उसके जो पीछे बंदा होता है आइडियली ही इज़ अ कोच और अ एडवाइज़र, ठीक है? सपोज़ हम अंबानी जी की बात करें, सो अंबानी जी इज़ अ सोल, मतलब वो एक सीईओ हैं, बट उनके पास अपना पूरा एक टीम है। मोदी जी जब चलते हैं तो उनके पास 2 मेन पर्सन होते हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स,
NSA अजीत डोभाल जी और S जयशंकर जी फॉर फॉरेन अफेयर्स। हमारा इन्वेस्टर में क्या होता है ना, मेरे पड़ोसी ने अगर इसमें पैसा डाला तो मैं भी उसमें पैसा डाल दूंगा, अगर उसने एफडी करी तो मैं भी एफडी कर दूंगा। उसने शेयर लिया, जैसे आप सबसे बढ़िया जो तरीका होता है ना कि आपको पता करना है इंडिया में तेजी बन रही नहीं बन रही, आप किसी चाय की दुकान पे चले जाओ, वहाँ पर आपको चाय वाला भी टिप देने लग जाएगा, ऑटो वाला भी टिप देने लग जाएगा, और हम उसको समझ जाते हैं कि ये बंदे ने लिया तो अच्छा लिया होगा। आइडियली एवरीवन शुड हैव अ एडवाइजर इन हिज लाइफ, कि एडवाइजर जो होता है ना एक सारथी का काम करता है। सपोज मैंने अगर इन्वेस्ट करा और मेरे को सारी नॉलेज है, फिर भी मैं कोई ना कोई बंदा रखता हूँ, क्योंकि एट द एंड ह्यूमन इज अ इमोशनल पर्सन। करेक्ट 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 करेक्ट। तो अगर आप बैंक वाले के भरोसे पे ले लेते हो ना कि सारी चीज़ें, आइडली जो सीए भी होते हैं, सीए आपका एक टैक्स कंसल्टेंट है। सीए हैज़ अ नॉलेज ऑफ ऑडिट एंड टैक्सेशन फील्ड। कुछ सीज ऐसे हैं जो आपको एडवाइजरी की नॉलेज दे सकते हैं, बट एवरी पर्सन हैज़ हिज रोल डिफाइंड। ठीक है, तो अगर मेरे को लड़ाई करनी है तो सेना काम आएगी, जैसे अर्जुन जी ने सेना यूज़ करी, उनको एडवाइजरी चाहिए था तो कृष्ण जी से ली। सेम वे अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर मेरे को टैक्स की फाइलिंग करानी है तो सीए से जाऊँगा, अगर मेरे को कोई केस या मेरे को अपनी विल बनवानी है तो मैं लॉयर के पास जाऊँगा, अगर मेरे को कोई बैंक का काम कराना है तो मैं बैंकर के पास जाऊँगा। बट अगर मेरे को अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कराना है, सो आई शुड डेफिनिटली गो टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अच्छा, मिडिल क्लास का एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? सर मिडिल क्लास के लिए ना, मैंने आपको उस टाइम बताया था एक फाइनेंशियल पिरामिड होता है आइडली। तो मिडिल क्लास के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इंश्योरेंस लो। इंश्योरेंस मतलब प्योर इंश्योरेंस। प्योर इंश्योरेंस का मतलब है टर्म इंश्योरेंस, कि आप किसी भी बैंक के पास जा सकते हो या किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो आपको इंश्योरेंस में गाइड कर देंगे। सेकंड होना चाहिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस। आइडली जो आजकल कोई भी बंदा जो मेन राइज आ रहा है वो कैंसर में आ रहा है, हार्ट के डिसीज़ में आ रहा है, या तो कोई भी मतलब जो बीमारी है उसको कवर करने के लिए अगर कोई बंदा एडमिट हो जाता है तो आज की डेट में 5 से 10 लाख का मिनिमम आपका क्लेम आता है। तो पहला जो बॉटम लाइन पे टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद आप अपना एसआईपी शुरू करो, एसआईपी करो या आरडी करो। बॉटम लाइन पे क्या होना चाहिए, आपको पहले प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और प्रोडक्ट की नॉलेज तब हो सकती है जब आप उसमें थोड़ा-सा पैसा डालते हो। तो ये मिडिल क्लास के लिए एक परफेक्ट प्लान है कि अगर मैं लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, मेरी 4 जनों की फैमिली है और 2 बच्चे हैं और 1 वाइफ और 1 हस्बैंड। तो 4 जनों में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो बच्चों के लिए यू शुड गो फॉर चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड्स, या फिर आप उन्हें सुकन्या समृद्धि योजना कर सकते हो फॉर अ गर्ल चाइल्ड। जो पर्सन है उसको अगर अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी है, सो देयर आर 3 रूट्स, यू कैन गो आइदर थ्रू इक्विटी रूट। ठीक है, आप इक्विटी के थ्रू आपने कोई रिटायरमेंट फंड ले लिया म्यूचुअल फंड में। दूसरा हो सकता है आपने स्टॉक का पोर्टफोलियो अभी से बनाना शुरू करा कि मेरा 5-10 करोड़ का मेरा सपना है बनाने का। और तीसरा हो सकता है कि मैं अपना बैंक एफडी के थ्रू उसको पूरा करूँ। अच्छा, आपने अभी टर्म इंश्योरेंस की बात करी, टर्म प्लान की। तो मेरे पास तो टर्म प्लान है नहीं, तो आई थिंक ऑडियंस कोई देख रही होगी, जो कोई एजेंट होगा, 100 करोड़ का टर्म प्लान चाहिए मेरे को। तो आई थिंक मेरे को रीच आउट करे सब लोग। सो सो आइडियली जो टर्म इंश्योरेंस का अगर आपका मैं क्वेश्चन समझूँ तो रिस्क कवर आप जानना चाह रहे हो मुझे क्या? आपने बोला ना टर्म इंश्योरेंस चाहिए वाला है कि कोई कभी कुछ हो जाए एकदम से पॉडकास्ट में करते-करते कुछ हो जाए। तो 100 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए मुझे। तो क्या होता है ना, सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट की नज़र में डेटा होता है ना, वो होता है इनकम टैक्स की जो रिटर्न होती है, आईटीआर, कि अभिषेक जी कमा तो 1000 करोड़ रहे हैं, पर रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो सिर्फ 100 करोड़ की कर रहे हैं। तो जो 900 करोड़ का जो गया इधर-उधर, वो तो आपको कहीं नॉलेज में नहीं आया। अगर मेरी इनकम आज लाख रुपए है, तो मैंने आइडियली मेरी एनुअल इनकम कितनी हुई 12 लाख्स की। तो जो कंपनी का क्राइटेरिया होता है, इंश्योरेंस कंपनी का, हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी का इंडिया में जो भगवान है, जो रेगुलेटर है, उसको बोलते हैं आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर मेरी एज और मेरी जो इनकम है, उसके डिपेंडेंट मैं इतना गुने का रिस्क कवर ले सकता हूँ। सपोज़ कोई पर्सन अर्न कर रहा है 10 लाख, तो आइडियली वो 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का रिस्क कवर ले सकता है। मतलब जैसे आपने कहा ना कि मेरे को 100 करोड़ का दे दो, तो अभिषेक जी इनकम तो है 1 लाख और वो रिस्क कवर माँग रहे हैं 100 करोड़ का, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आइडियली जो आपकी आईटीआर है या जो आपकी सैलरी है, उसके बेस पे आप अपना टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट डिसाइड होता है। अच्छा, उसके बेस पे होगा। अच्छा, रिटायरमेंट की बात तो सब करते हैं, पर प्लानिंग कोई नहीं करता, तो कैसे करें प्लानिंग रिटायरमेंट की? जी, रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए ना आपको पहले तो अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि आइडियली सबका सोच होता है कि मैं 60 साल पे रिटायर हो जाऊँगा, ठीक है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात करें उनके पास पेंशन है, प्राइवेट वालों के पास कुछ नहीं है। तो जब प्राइवेट एम्प्लॉयी अपनी रिटायरमेंट प्लान करे, तो उसकी ये सोचना है कि जो मेरा आज फ्यूचर मतलब जो करंट एक्सपेंसेस हैं, पहली बात तो मैं लाइफ़स्टाइल मैंने आपको पहले भी बताया था, हम नहीं छोड़ सकते अपना। जो आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जिस घर में रह रहा हूँ, मैं उसी तरीके से रहूँगा और जो खाना-पीना है वो सेम चेंज नहीं होगा। तो अगर आज मेरा 1 लाख का एक्सपेंस है, तो एवरी ईयर हमारे महँगाई बढ़ती है। ठीक है? तो आज अगर मेरी 23 साल की एज है, मैं लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो आइडियली जब मैं 50 साल का होऊँगा तो मेरा खर्चा ज़्यादा ही होगा। तो जब मेरा रिटायरमेंट मैं प्लान करूँ, तो पहले आप तो ये सोचो कि आपका फ्यूचर एक्सपेंस कितना हो सकता है। आइडियली वो उसको कवर करने के लिए उतना पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। अच्छा, कोई आदमी 45 के बाद अगर क्या बोलते हैं उसको, पेंशन की प्लानिंग करता है, तो नुकसान होगा उसको? नहीं, नुकसान क्यों होगा? क्योंकि उसके पास 45 के बाद उसके पास आइडियली अभी भी 15 साल बचे हैं। तो 45 प्लस 15 उसके पास अभी 60 साल तक का टाइम है, अगर उसको रिटायर होना है। तो पेंशन के भी 3 तरीके हैं, या तो आप एफडी में डाल के इंटरेस्ट इनकम ले लो, दूसरा रेंटल यील्ड ले लो, रियल एस्टेट में डाल के आपको रेंट आ जाता है। तीसरा आजकल जो एक मेजर टर्म चल रहा है म्यूचुअल फंड्स में, उसको बोलते हैं एसडब्ल्यूपी। एसआईपी के बारे में तो सबने सुना है, पर एसआईपी के 3 सिस्टर्स हैं,
SIP का मतलब होगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि मैं अपने बैंक से पैसे दे रहा हूँ हर महीने और थोड़ा-थोड़ा करके मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। दूसरा होता है STP। STP का मतलब होता है, सर मैंने आज कुछ मेरा पैसा है 10 लाख रुपए है और मेरे को डर लगता है कि मैं अगर आज पैसा डाल दिया मार्केट में तो मेरा पैसा नीचे चला जाएगा। तो मैं एक साथ उसको नहीं इन्वेस्ट कर रहा। मैंने उसको इन्वेस्ट करा इन डेट फंड। डेट फंड का मतलब होता है जहाँ पर आपका पैसा मार्केट ऊपर जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा धीरे-धीरे पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। फ्रॉम डेट टू इक्विटी, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, कि यहाँ से उठ के इस वाले पॉकेट में चला गया। दूसरा होता है SWP। SWP का मतलब है सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। तो मैंने कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड को दे दिया, उस पे जो भी रिटर्न आएगा सपोज़ 12 टू 14%, और मैंने म्यूचुअल फंड को कहा कि आप मेरे को पेंशन दे दो। तो आइडियली कुछ अमाउंट वो मेरे बैंक में हर महीने क्रेडिट करते रहे। मैंने नया ब्रांड शुरू करा, दैट इज़ सिप यात्रा। सिप यात्रा। सिप यात्रा, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप कोई भी यात्रा करते हो तो आपको उसमें चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। क्योंकि मैं अगर बात करूँ ट्रैकिंग की, सो रिसेंटली मैं हमटा पास ट्रैक पे गया था। दैट इज़ अ 7 डे ट्रैक फ्रॉम मनाली टू। तो जब आप ट्रैक पे जाते हो ना, तो कोई यात्रा अगर आप करते हो तो उसमें आपको उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं। सेम SIP इज़ अ यात्रा। आइडियली अगर किसी इन्वेस्टर ने SIP शुरू करी इन 2005, तो 2008 में आपने सुना होगा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। योर मनी वेंट डाउन बाय 50%। 2013-14 में द शिफ्ट वाज़ द गवर्नमेंट, कांग्रेस टू बीजेपी गवर्नमेंट। वहाँ पर आपका मार्केट में एक राइज़ या फॉल आया। 2016 में डीमोनेटाइज़ेशन आया, तो फिर आपका मार्केट डाउन गया। 18 में GST आया, फिर आपका मार्केट डाउन गया। कोविड में जो हम सबके सामने था, मार्केट डाउन गया। रशिया यूक्रेन का वॉर आया, इज़राइल हमास का वॉर आया। जितने भी वॉर्स आते हैं, सिचुएशन आती है ना, तो मार्केट आपकी डाउन जाती है। और SIP इसलिए यात्रा है क्योंकि बीच में उतार-चढ़ाव आएँगे, बट आइडियली चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, दोनों ने ऊपर ही जाना है। जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। 100%। कभी नीचे नहीं आएगा। कभी नीचे नहीं आएगा। बट ये इन्फ्लेशन की बात सब बार-बार करते हैं कि जैसे मैं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप बताता हूँ कि यार आपने इतना इन्वेस्ट किया और आपको इतना पैसा मिल जाएगा। और अभिषेक जी यार इन्फ्लेशन भी तो खतरनाक है ना, ब 100% से बढ़ रहा है, 200% से बढ़ रहा है। उसका क्या, वो तो कैलकुलेट आपने किया ही नहीं। तो इन्फ्लेशन इज़ योर फ्रेंड। मैं आपको तरीका बताता हूँ। 2 तरीके की हमारी जीडीपी होती है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। अगर मेरे इंडिया में महँगाई नहीं होगी ना, और जिस दिन महँगाई खत्म होगी, तो मेरे को जो इक्विटी में रिटर्न मिल रहा है ना 12, 14, 16, 18%, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि नॉमिनल जो जीडीपी होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है रियल जीडीपी, कि मेरी इकोनॉमी में ना ₹100 डाले, मैं जैसे पॉडकास्ट करने आया, सो मैंने पॉडकास्ट का खर्चा करा। खर्चा करा मतलब मैं अपने घर से आया, मैंने पेट्रोल का खर्चा करा। तो आइडियली किसी की तो इनकम हुई ना। तो अगर महँगाई नहीं होगी, तो दूसरे बंदे की इनकम नहीं बनेगी। तो ये होता है रियल जीडीपी, कि आपने जो पैसा है मार्केट में, मतलब एज़ इन इकोनॉमी में कितनी क्रिएशन हुई। और दूसरा होता है महँगाई। तो जो हमारी इंडिया की जीडीपी है, वो भी अप्रॉक्स 13 टू 14% के हिसाब से बढ़ती है। तो जो आपका पोर्टफोलियो है, ये एक मैं आपको ब्रह्मास्त्र देता हूँ कि अगर कभी भी आप इन्वेस्ट करें, तो योर मनी शुड ग्रो एट द रेट इंडिया इज़ ग्रोइंग, एंड इंडिया इज़ ग्रोइंग एट 13 टू 14%, सो आइडियली योर पोर्टफोलियो शुड ग्रो एट मिनिमम 12 टू 14%। करेक्ट। अच्छा, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल, इस पॉडकास्ट को एक बहुत अच्छे तरीके से एंड करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, थोड़ी आपने इतनी समझ ऑलरेडी 15 साल की उम्र से ले ली है कि जो पहले इनकम ब्रैकेट होता था 3 से 4 लाख हुआ करता था, फिर 7 से 8 लाख हुआ और आज 12 से 15 लाख रुपए का एक इनकम ब्रैकेट हो गया है। तो ये पैसा कहाँ पे आके रुकेगा? क्या नॉर्मल इनकम किसी की 1 से 2 करोड़ रुपए नॉर्मल इनकम जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, या फिर 15 से 20 लाख रुपए नॉर्मल इनकम हो जाएगी, या फिर अरबों रुपए एक नॉर्मल इनकम हो जाएगी? तो क्या पैसे भर-भर के लेके जाएँगे क्या लोग? तो ये कहाँ जाके रुकेगा ये गणित? सर देखो, ये तो कोई कोई नहीं बता सकता कि कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। सिंपल बात क्या है, आज इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, दैट इज़ अराउंड $2800, की जो बेसिक लिविंग के लिए चाहिए आपको। अगर 20 से 25,000 कमा रहे हो आप, तो आइडियल आपके पास है। चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है, वो 13,100 के आसपास है, पर इनकम, पर पर्सन जो वो बंदा कमा रहा है, बेसिक लिविंग के लिए जो चाहिए। तो इंडिया में क्या है ना, जो गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप एक लिया, वो लिया कि जो बॉटम लाइन के लोग थे, आइडियली अगर कोई 7 लाख कमाता था, तो उससे ऊपर जाते उसका टैक्सेबल इनकम आता था। आज की डेट में अगर आपके पास लाख रुपए आ रहे हैं महीने का टैक्स फ्री, तो आइडियली ये एक आपको खर्चा करने के लिए ज़्यादा आपने गवर्नमेंट ने आपको पावर दी है। बट ये रुकेगा कहाँ? कहीं इसका कोई कह नहीं सकते, मतलब इस कल को 10 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ महीने का, एक आने वाले टाइम पे, तो 10 करोड़ रुपए इज़ इक्वल टू नथिंग मतलब। हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको बढ़ रहा है और जिस हिसाब से इनकम बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो 10 करोड़ हो सकता है आपके लिए कुछ ना हो, बट किसी के लिए बहुत कुछ है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन आई गेस। और डन हर्ष जी, बहुत बढ़िया, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई होप यू एन्जॉयड द कन्वर्सेशन। थोड़ा-सी एक अलग तरीके की बात हो जाती है हमारे पॉडकास्ट में, हाँ, बस थोड़ा-सा यही डिफरेंस है। सो आई थिंक ये जो रियल बात आप करते हो ना सबके साथ, ये सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि आप सबका एक्सपीरियंस सुनते हो और आप बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सुनते हो। वरना जो कई कई बार पॉडकास्ट है वो बड़े बोरिंग हो जाते हैं। बट आपके साथ बात करके मेरे को बहुत मज़ा आया, और आई गेस जो आपके जिस पॉडकास्ट को आपने जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया, फाउंडर्स ड्रीम, बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे आए हैं यहाँ पर, और इंडिया हमारा एक स्टार्टिंग का हब बन रहा है। तो जितने ज़्यादा स्टार्टअप हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा सबकी जर्नी है। तो आई गेस सबकी डिफरेंट जर्नी, क्योंकि आपने मैंने बताया ना, मैंने आज पहला पॉडकास्ट ऐसा किया है जो सेकंड जनरेशन
इन्वेस्टमेंट की दुनिया में है, फर्स्ट पॉडकास्ट। तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है कि आपके पापा से आपने क्या सीख के यहाँ पे क्या डाला और आप क्या सीख रहे हो। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी डिफरेंट है। जो नए लड़के आते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अलग डिफरेंट है। है। हाँ। सो आइडियली सर सबकी अपनी-अपनी जर्नी है और सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस है। किसी के लिए शेयर मार्केट बहुत खराब है, किसी के लिए शेयर मार्केट बहुत अच्छा है। तो सबकी अपनी-अपनी जर्नी है और हमारी जर्नी जो है वो इसको तभी पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। क्योंकि योर फाइनेंस इज़ योर फाइनेंस। आप किसी को देख के पड़ोसी को या दोस्त को देख के इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप पर्सनली अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और पर्सनली इन्वेस्ट करेंगे, सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और एक कहावत है ना, बहुत अच्छी कहावत है कि देखा-देखी धर्म और देखा-देखी पाप नहीं करना चाहिए। हाँ। चलो सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू सर। सो थैंक मच। यू फॉर हैविंग मी।